आपने सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज करना है अडेप्ट करने के लिए सिचुएशन को। जो रिमेनिंग 20% हैं उसमें जो 80% एडवर्टाइज होती हैं उसमें कैंडिडेट्स पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो यू कैन यूज़ योर अदर हैंड। इंट्रोवर्ट जो है वो ये ना समझे कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता, एक्सट्रोवर्ट वो ये ना समझे कि वो इंट्रोवर्ट नहीं बन सकता। आपकी पर्सनैलिटी अनलेस एंड अनटिल इट इज़ हार्मफुल फॉर अदर्स, डोंट नीड टू चेंज योर पर्सनैलिटी हु एवर वॉट एवर यू आर। MBTI इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है? द पर्पस इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर यू फिट इन और आपके यूनिक गिफ्ट्स क्या हैं। सो वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अ लॉट ऑफ पीपल से MBTI के साथ के अच्छा दिस इज़ द बेस्ट पर्सनैलिटी, दिस इज़ द राइट पर्सनैलिटी, दिस इज़ द रॉन्ग पर्सनैलिटी। सो आई कैन से देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान हु हैव हैड सच एक्सपीरियंस। यानी कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस है पर्सनालिटी में जितना मेरा है, क्योंकि ये बड़ी नई फील्ड है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कोई पर्सनालिटी MBTI में राइट या रॉन्ग नहीं है। और ये जब मैंने MBTI की सर्टिफिकेशन की थी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की, उसमें भी वो क्लियरली बताते हैं कि नो पर्सनालिटी इज़ राइट एंड रॉन्ग। इंट्रोवर्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, दे कैन बी गुड इन सेल्स एज वेल, क्योंकि ये टूल आपको आपकी प्रेफरेंस बताता है, स्किल या एबिलिटी नहीं बताता। आजकल तो ये कहा जाता है कि आप अपनी स्किल्स लाइक इनोवेशन उसको भी डेवलप कर सकते हैं। याद है पहले कहा जाता था कि ये तो इसमें इनबॉर्न टैलेंट है। वो इनबॉर्न टैलेंट आपको एक हद तक लेके जा सकता है, लेकिन एक हद से आगे आपको ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, ये चीज़ें चाहिए। वन मोर थिंग विच आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मीटिंग पीपल इज़ के मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया। यानी कि आप कहें जी कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मैंने ये करना, इट्स बिन रिप्लेस्ड बाय डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन आपको रोज़ नहीं मिल सकती। आपके मेरा मूड नहीं है, मैं आज नहीं काम करूँगा। इट हैज़ टू बी डिसिप्लिन। एंजेला डकवर्थ है, उसकी बुक है ग्रिट। तो उसमें उसने कहा कि दो चीज़ें जो हैं वो उसने NGOs को स्टडी किया, उसने वेस्ट पॉइंट जो कि अमेरिका का काकूल है उसको स्टडी किया, स्कूल्स को स्टडी किया, बच्चों को स्टडी किया, हर चीज़ उसने तकरीबन स्टडी की। तो उसने कहा दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कामयाब होने के लिए, पैशन और मुस्तकिल मिजाजी। तो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मोटिवेशन कभी कभी हमें धोखा दे जाती है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज कोई और वजह। सो ऑलवेज यूज डिसिप्लिन। हिस्ट्री क्या है? दिस इज़ कार्ल यंग। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इससे रिलेटेड और बता देता हूँ। इस हमारे आज कोर्स से रिलेटेड नहीं है। चैट GPT का तो पता है सबको, पता? ख्वाब किस किस को आते हैं? सबको आते हैं। रात को आया किसी को कोई किसी किस्म का कोई ख्वाब? इफ़ यू रिमेंबर इट, गो होम एंड राइट कार्ल यंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरह हमारे इस्लाम में सबसे ज़्यादा स्टडी जो है वो इब्न सीरीन की है, कार्ल यंग जो है वो ड्रीम्स को स्टडी करता है बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। जो उसने काम किया, इससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया वेस्टर्न हिस्ट्री में। तो आप चैट GPT पे जाके लिखें कार्ल यंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन, उसके नीचे अपने ड्रीम की छोटी सी समरी बना के लिख दें। और वो 100% तो एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन मैंने उसको देखा है वो काफ़ी हद तक आपका साइकोलॉजिकली अगर आप उसको देखें तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो ट्राई दैट, माइट बी यूजफुल फॉर यू। एनीवेज, कार्ल यंग स्पेलिंग उसके और हैं, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ कार्ल यंग
ही वॉज अ स्विस साइकेट्रिस्ट, तो उसने ये पर्सनालिटी टाइप्स की और आर्क टाइप्स की थ्योरी बनाई थी, जिसकी बेस के ऊपर दो मदर एंड डॉटर थी, कैथरीन ब्रिग्स और इज़ाबेल ब्रिग्स मायर्स, इन्होंने इसके ऊपर काम किया एंड दे फेल्ट के वी शुड क्रिएट अ पर्सनालिटी टेस्ट दैट शुड हेल्प रिजॉल्व। अब इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं कि इन्होंने ये टेस्ट क्यों बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इसलिए बनाया था कि वॉर वॉज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट वॉज बेस्ड ऑन लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए हमें एक टेस्ट चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे के करीब आ सकें। तो उसके लिए उन्होंने ये टेस्ट बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ये टेस्ट किसी और वजह से बनाया था, लेकिन वो वाइल्ड थ्योरीज़ हैं उसके बारे में, कोई भी थ्योरी उसके बारे में आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जनरली यही एक्सेप्ट की जाती है जो मैंने आपको बताई है। तो उन्होंने ये टेस्ट बनाया और ये टेस्ट 1940s में जाके सही इसकी पब्लिकेशन हुई और ये तब से लेके अब तक यूज़ हो रहा है। फर्स्ट इट वॉज ओन्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड CPP कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट प्रेस। उसके बाद इसका नाम कंपनी का चेंज होके हो गया द मायर ब्रिग्स कंपनी। ये 2-3 साल में इसकी रीब्रांडिंग हुई है, ठीक है। लास्ट वाला लाइन देखें जो मैंने आपसे कहा था, देयर आर नो बेटर और वर्स टाइप्स, बट हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर है कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो उनको एक जनरली बोलने की तरफ, एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स। दैट इज़ ट्रू। तो अभी हम जब पर्सनालिटी असेसमेंट यहाँ पे थ्रू प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है। फिर मैं आपको अपना ईमेल दूंगा एंड देन यू कैन सेंड मी ईमेल्स, आई विल गिव यू सम लिंक्स एज वेल जिनके ऊपर आप जाके अपनी पर्सनालिटी के बारे में और जान सकते हैं। बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ऑफिशियल स्लाइड्स प्रोवाइडेड टू मी बाय द मायर ब्रिग्स कंपनी, जिसके थ्रू हम आपकी पर्सनालिटी डिस्कवर कर सकेंगे। और मैंने हैंड आउट्स बना दिए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि आप ये अवेयरनेस कैसे रेज करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? सो फार सो गुड, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो हाँ जी। ड्रीम के हवाले से जो बता रहे थे, एक स्टडी के मुताबिक हर रात स्लीप टाइम ना 4 to 5 आवर्स हम ड्रीम में स्पेंड करते हैं। अच्छा, तो क्या इतने का हम इन्वेस्ट कर दिए? अच्छा 4 to 5 आवर्स अगर ड्रीम आते भी हैं तो इतने याद तो नहीं रहते। हाँ लेकिन उसमें से कोई छोटा सा पार्ट आपको याद रहेगा। हाँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई ख्वाब इतने लंबे होते हैं आपको लगता है जैसे ये रात ख़त्म ही नहीं होगी, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप ख्वाब से उठते हैं और फिर दोबारा सोते हैं तो वो ड्रीम कंटिन्यू भी हो जाता है, ऐसे भी होता है। लास्ट पार्ट याद है। ख़ास तौर पे बुरे ख्वाब होते हैं, वो उठते हैं, आप शुक्र करते हैं, सोते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं। जिनको ख्वाब नहीं आते वो उसका वो किसी का ख्वाब कर ले। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को सिंपल वर्ड्स में आप कह लें चेंज मैनेजमेंट, ये उसी का एक घुमा फिरा के नाम है इन सिंपल वर्ड्स। डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरल ट्रेनिंग दो उनमें भी ये यूज़ होता है। फ्रांस में भी फॉर आइडेंटिफाइंग विच रोल्स यू कैन फिट इन ये यूज़ होता है, क्योंकि MBTI की एक करियर रिपोर्ट भी है। सो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी करियर रिपोर्ट अगर है तो उसको कैसे यूज़ करना है। करियर रिपोर्ट इज़ एन इंडिकेटर, वो आपको एक ये नहीं बताती कि आपने करियर चूज़ करना है, वो आपको ऑप्शंस देती है। यानी कि इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशंस। आपके पास करियर रिपोर्ट आ गई, आप जाएंगे एक एक्सपर्ट के पास और वहाँ से आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वो करियर रिपोर्ट एंडिंग नोट नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्कशन का। एक बुक है, अगर आप ले सकें तो ज़रूर लें, को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस बुक का नाम है डिज़ाइनिंग योर लाइफ। स्टैनफोर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड का एक कोर्स है बाय दिस नेम डिज़ाइनिंग योर लाइफ, और वो बच्चों को जो ग्रेजुएट करते हैं उनको ये कोर्स करवाया जा रहा है पिछले 30-40 साल से, और वो बताता है कि आपने अपना करियर कैसे सिलेक्ट करना है।
और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें उस फिर कोर्स की बेस पे जो राइटर्स से उन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये अक्सर ये लिबर्टी बुक्स या रीडिंग्स में से किसी एक में से मिल जाती है। इट्स अ वेरी गुड बुक। मैंने भी अपने करियर में काफ़ी लेट पढ़ी है, काश मुझे पहले पता होता तो मैं पढ़ लेता, तो शायद इट वुड हैव हेल्प मी मोर इन माई करियर। बट इट्स अ वेरी यूजफुल बुक। स्पेशली जॉब्स में उन्होंने ये बताया कि जॉब्स में जो 80% जॉब्स हैं वो एडवर्टाइज नहीं होती, और जो रिमेनिंग 20% हैं उसमें जो 80% एडवर्टाइज होती हैं उसमें कैंडिडेट्स पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, इसलिए वो जॉब एडवर्टाइज होकर हफ्ते 2 हफ्ते में उतर जाती हैं। सो यू आर ओनली कम्पीटिंग, ये लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, सो यू आर ओनली कम्पीटिंग फॉर 4% ऑफ द जॉब्स। फिर उसने तरीका बताया कि आपने बाकी जॉब्स को रीच आउट करने का तरीका क्या है, कि नेटवर्किंग किस तरह करनी है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट अगर आप उनके साथ HR के साथ या कंपनी के किसी टॉप एग्जेक्टिव के साथ आप आइस ब्रेक करते हैं, केमिस्ट्री डेवलप करते हैं, तो जॉब्स कैन बी क्रिएटेड एज वेल। इस तरह की काफ़ी टिप्स एंड टेक्निक्स उस बुक में दी हुई हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज। लर्निंग स्टाइल भी आ जाता है, हाउ डू यू लर्न। लर्निंग स्टाइल में एक और भी इन्वेंट्री है, असेसमेंट है हनी एंड मम्फर्ड की, कि आप एक्टिविस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। ये कुछ एरियाज़ हैं जो कवर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग से रिपोर्ट है, कॉन्फ्लिक्ट की अलग से रिपोर्ट है। कॉन्फ्लिक्ट की हम वर्कशॉप भी मैंने करवाई थी ये फैसल बैंक को, और करियर डेवलपमेंट की भी। इट्स अ गुड रिपोर्ट बाय द वे, अच्छी रिपोर्ट है। अगर आप MBTI की यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपको जो आपकी टाइप मिलेगी ना आज, जस्ट गो टू गूगल। फॉर एग्जांपल आपकी टाइप आती है INTP, तो जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप के जी व्हाट आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर INTP, तो वो आपको INTP की ऑप्शंस दे देगा। गूगल फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, और 1-2 वेबसाइट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिलेशनशिप से भी होते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप कोच होते हैं बेस्ड ऑन MBTI। ये भी बता देते हैं कि कौन सी MBTI का किस MBTI के साथ मैच ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, और किस तरह आप एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ MBTI। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। यू हैव पेपर एंड पेन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। जस्ट टू एक्सप्लेन कि MBTI क्या है। ये एक बड़ी टिपिकल सी एक्सरसाइज है जो MBTI सजेस्ट करता है। जस्ट राइट योर नेम, सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट योर नेम, योर फर्स्ट नेम एनीवेयर ऑन द पेपर। राइट योर फर्स्ट नेम एनीवेयर ऑन द पेपर। जो लोग लिख लें हाथ खड़ा कर दें, ओके। ऑल डन। नाउ अगर आपने राइट हैंड से किया था तो नाउ यूज़ योर लेफ्ट, अगर लेफ्ट से किया था तो यूज़ योर राइट, यानी यूज़ द अदर हैंड टू राइट योर नेम अगेन। हो गया, हो गया। Normally we do this exercise with signature, but signature takes more time and हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। So what happens is that normally जब दूसरा हाथ आपने यूज़ किया तो आपको आसान लगा, मुश्किल लगा, कैसा लगा? मुश्किल लगा थोड़ा सा, वो नेचुरल है। तो प्रेफरेंस MBTI की एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक हमारी प्रेफरेंस है जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं, और एक हमारी प्रेफरेंस है जो हम नेचुरली प्रेफर नहीं करते, लेकिन वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ आई आस्क के जो नेचुरल नहीं हैंड था आपका, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, तो क्या होगा? बेहतर हो जाएगा।
आपने देखा है कि अल्लाह खैर सबको देने वाला रिस्क, और वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बाजू कट जाए, या कुछ लोग पाँव से भी पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने सलाहियत सबको दी हुई है, तो इसका मतलब खुदा न खास्ता अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो यू कैन यूज़ योर अदर हैंड। सो दिस इज़ सेम फॉर प्रेफरेंस इन MBTI। आपकी पर्सनैलिटी एक तरह की है, लेकिन दूसरी तरह की पर्सनैलिटी आपकी ख़त्म नहीं हो गई। यू कैन यूज़ द अदर साइड एज वेल। तो इंट्रोवर्ट जो है वो ये ना समझे कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता, एक्सट्रोवर्ट वो ये ना समझे कि वो इंट्रोवर्ट नहीं बन सकता। नाउ रिमेंबर, जो शुरू में मैंने कहा था, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपकी पर्सनैलिटी अनलेस एंड अनटिल इट इज़ हार्मफुल फॉर अदर्स, यानी कि आप नार्सिसिस्ट हैं, साइकोपैथिक हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर गो टू थेरेपी, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गेट एडमिटेड इन अ asylum or something. लेकिन other than that you don't need to change your personality whoever whatever you are. आपने सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज करना है अडेप्ट करने के लिए सिचुएशन को। अभी मैं कोट पढ़ रहा था और वो बहुत अच्छा कोट था। वो ये था कि आपने अगर अपने आप को, बहुत सारे कोट आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन बहुत कम होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। उसमें ये था कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई बात कोई कहता है ऐसी जो बुरी लगती है, the only thing that you have to do is that create a pause in replying to that person. People like Elon Musk, although personally I don't like him very much, लेकिन कई दफ़ा वो क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 सेकंड लेता है अपने थॉट्स को रीग्रुप करने के लिए। हम एक गलती क्या करते हैं कि हमें कुछ कहते हैं, हम फ़ौरन जवाब देते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन लर्न। अब इंटरव्यू में भी या कोई डिस्कशन हो रही है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने फ़ौरन ही जवाब देना है। तो अक्सर जो जवाब फ़ौरन दिया जाता है वो कई दफ़ा हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। सो टिपिकल रिस्पॉन्सेस क्या हैं? जो नॉन प्रेफर्ड हैंड है वो आपको अननेचुरल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, ऑकवर्ड लगता है, मुश्किल लगता है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट कैन इम्प्रूव। तो सेम गोज़ फॉर योर बिहेवियर, इफ़ यू प्रैक्टिस इट कैन इम्प्रूव। एंड रिमेंबर, इफ़ यू ट्राई टू सेट अ गोल कि मैंने ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, तो कभी भी 2 मैक्सिमम 3 गोल से ज़्यादा सेट ना करें। कई दफ़ा हम कोई बुक पढ़ते हैं वो हमें इंस्पायर करती है, कई दफ़ा हम कोई लेक्चर सुनते हैं वो हमें इंस्पायर करता है, तो हम कहते हैं हम ये 5-6 चीज़ें चेंज कर लेंगे। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ कंसल्टिंग का, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 14 साल का, कोचिंग का, कंसल्टिंग का, उसमें जितने भी मैंने कोर्सेज़ किए हैं और बहुत सारे किए हैं, उसमें वो यही सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन 2 से ज़्यादा गोल्स एक वक्त में सेट ना करें। इट्स जस्ट लाइक अ रबर बैंड। अगर रबर बैंड को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाता है। सो फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, और उसके ऊपर फोकस करें और उसी को लेकर आगे चलें स्टेप बाय स्टेप। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, MBTI क्वेश्चनर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, काफ़ी बड़ी IT ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि हमारे पास वी हैव अ रोल फॉर, सीनियर रोल था, काफ़ी सीनियर, तो उन्होंने मुझे MBTI की असेसमेंट भिजवाई। उनके जो डिप्टी हेड ऑफ HR थे, उन्होंने कहा कुछ असेसमेंट्स हैं आप फिल कर दें, तो उन्होंने MBTI भिजवाई। मैंने कहा अगर मैं इस रोल में आ गया अव्वल तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू डू अ जॉब। इफ़ आई डू, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं चेंज करूँगा कि MBTI कैन नॉट बी यूज फॉर सिलेक्शन। उन्होंने MBTI टेस्ट मुझे भिजवाया हुआ था हायरिंग के लिए। सो MBTI टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर सिलेक्शन बिकॉज ये आपकी प्रेफरेंस मेजर करता है, या आपकी एबिलिटी स्किल मेजर नहीं करता। तो जस्ट आपको बताने के लिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए बिग 5 टेस्ट है।
जिसको ओशन थ्योरी भी कहते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शेंटसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। 5 स्केल्स होते हैं उसके, और वो 5 को एक्सपैंड करके कुछ लोगों ने 10 भी बनाए हैं, होगन ने 11 बनाए हैं, कुछ लोगों ने 15 भी बनाए हैं, कुछ लोगों ने 8 भी बनाए हैं, 12 भी बनाए हैं, 13 भी बनाए हैं। बिग 5 can be used both for hiring and development. MBTI cannot be used for selection, it's only for development and self-awareness. ठीक है, और आप अपनी प्रेफरेंसेस जो 8 आएंगी उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर द एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग योर नेम। आप एक में कंफर्टेबल होंगे लेकिन आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 प्रेफरेंसेस हैं: एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। तो आप इनमें से एक हैं, दोनों साइड्स में से। ऊपर वाले में से एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट में से आप एक हैं, ई एंड आई। सेंसिंग, इंट्यूशन, इंट्यूशन को एन कहते हैं क्योंकि आई पहले यूज़ हो चुका है। एस और इंट्यूशन में से आप एक हैं। सेंसिंग और इंट्यूशन में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट इज़ प्रिटी क्लियर। थिंकिंग एंड फीलिंग, इसमें से एक आप होंगे, या थिंकिंग होंगे या फीलिंग होंगे। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आप में से लोगों में से आएगा कि जी व्हाट इफ़ मैं ये भी हूँ और मैं ये भी हूँ। सो दिस इज़ द लिमिटेशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ MBTI, कि वो आपको कहती है कि आप दोनों तरफ नहीं जा सकते। यू हैव टू बी वन, ईदर थिंकिंग और फीलिंग, या जजिंग या परसीविंग, या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। अगर आप 51% भी इंट्रोवर्ट हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं। आप 50-50 नहीं हो सकते, ऑल्दो 50-50 लोग होते हैं, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो वो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि आप किस तरफ ज़्यादा आपका झुकाव है। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद दिस। आई विल शो यू सम स्लाइड्स, आई विल डिस्कस, देन वील मूव ऑन टू सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग एंड परसीविंग। ठीक है, और फिर मैं आपको एंड में जो ऑफिशियल उनके हर एक पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स, क्या चीज़ उनको स्ट्रेंथ देती है और क्या चीज़ उनको स्ट्रेस देती है, ऑफिशियल स्ट्रेंथ और स्ट्रेस हेड जो है वो मैं शेयर करूँगा, और वो मैं बाद में ईमेल भी कर दूंगा, वो आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, आई डोंट वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ, बट आई विल शेयर इट विद यू। अब आपने क्या करना है कि जैसे जैसे मैं हर एक में से गुजरता जाऊंगा, आपने, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपने अपने पेपर पे एक बड़ा सा ई लिख देना है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आई लिख देना। ठीक है, आप पूरा एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ई को अंडरलाइन कर देना है या आई को अंडरलाइन कर देना है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अब इस पिक्चर से ही, नाउ दिस इज़ द ऑफिशियल मटेरियल प्रोवाइडेड टू द सर्टिफाइड पीपल, सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स लाइक मी। एक्सट्रोवर्ट्स की जो दुनिया है वो देखें बाहर की तरफ है, एनर्जी बाहर से लेते हैं, एनर्जी बाहर से आती है, बाहर देते हैं, बाहर जाती है। पिक्चर को ही देखें, ज़रा गौर करें। और इंट्रोवर्ट्स की जो दुनिया है वो अंदर की तरफ है। लेट्स सी आगे क्या कहते हैं। Extroverts tend to think, introverts tend to think before acting. कुछ भी करने से पहले वो थोड़ा सोचते हैं, फ़ौरन कमिट नहीं करते। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, वो करेंगे पहले, सोचेंगे बाद में। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स नहीं हैं। हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, लेकिन जनरली ऐसे होगा। ठीक है, और जो इंट्रोवर्ट्स हैं दे प्रेफर टू स्पेंड टाइम ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सोचेंगे आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, आज मैंने ये किया, आज मैंने इसको मिला, मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हुआ, आज मैंने ये मूवी देखी, ये मूवी मुझे देखनी चाहिए थी कि नहीं, इस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद है कि नहीं। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनको एक्शन ज़्यादा पसंद है, वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो रात को सोने से पहले मे बी जर्नलिंग या डायरी लिखना जिसको कहते हैं वो ज़्यादा करें। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो इतना ये चीज़ शायद ना करें। जो इंट्रोवर्ट्स हैं
दे लाइक टू थिंक थिंग्स थ्रू। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट के पास जाके कहते हैं कि यार ये चीज़ करनी है, तो वो शायद आपसे कहेगा या कहेगी कि मुझे सोचने का मौका दो, मैं कल आपको बताऊंगा या मैं कल आपको बताऊंगी। और जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो कहेंगे अच्छा चलो अभी डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कस करके जो फ़ैसला होगा वो अभी उस पर अमल कर लेंगे। तो इंट्रोवर्ट्स टाइम मांगेंगे कि मैं सोच के बताऊंगी, और जो एक्सट्रोवर्ट है वो कहेगा आज अभी डिस्कशन कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट है वो इंटरेक्शन जब होगा तो वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करेंगे। मीटिंग्स में भी आप देखेंगे कि अगर उनको बुलाएंगे तो वो बोलेंगे, जनरली वो खामोश रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं बोलते, मे बी दे विल स्पीक अप व्हेन देयर इज़ अ नीड, लेकिन जनरली ज़्यादातर वो खामोश रहते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में उनको इतनी ज़्यादा झिझक नहीं होती, सो दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सप्रेस देयर माइंड, वट एवर इज़ गोइंग थ्रू इन देयर माइंड, वो बताने में उनको कोई मसला नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं कंसंट्रेट करके, जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं इंटरैक्ट करके, लोगों से बात करके। सो यू विल सी एक्सट्रोवर्ट्स अक्सर वीकेंड के ऊपर दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स हैं प्रॉब्ली रीडिंग अ बुक, वॉचिंग टीवी, ऑल्सो इंटरैक्टिंग बट विद वेरी क्लोज फ्रेंड्स। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, अच्छा हाँ एक और चीज़, दोनों के फ्रेंड्स होंगे, एक्सट्रोवर्ट्स के ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे लेकिन इन डेप्थ फ्रेंडशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। इंट्रोवर्ट्स के फ्रेंड्स कम होंगे लेकिन इन डेप्थ फ्रेंडशिप्स होंगी। अगेन दैट इज़ जनरली स्पीकिंग। और इंट्रोवर्ट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो भी ऐसे ही होंगे, कम होंगे लेकिन इन डेप्थ होंगे। और एक्सट्रोवर्ट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे लेकिन इन डेप्थ नहीं होंगे, यानी कि वो इंटरेस्ट की डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं करेंगे। सो डज दैट क्लैरिफाई आप कहाँ फॉल करते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में? एब्सोल्यूट पॉइंट कौन सा जिसको कंसीडर कर सकते हैं ये होगा तो अगर फर्दर एक बंदे के अंदर कुछ क्वालिटीज इंट्रोवर्ट की कुछ एक्सट्रोवर्ट की, आई थिंक ये वाला मोर एक्सप्रेसिव व्हेन इंटरैक्टिंग और मोर कंटेन्ड वाइल इंटरैक्टिंग। अभी और भी स्लाइड है वो भी देख लेते हैं पहले। ये वही था जो इंटरैक्टिंग, जो एनालॉजी है कि एक्सट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इंट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट से। अब कम्युनिकेशन पे देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक होते हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं वो रिजर्व्ड और काम होते हैं। तो जब आप रूम में एंटर होंगे किसी ऑफिस में, किसी जगह, किसी क्लास में, तो एक्सट्रोवर्ट्स विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इंट्रोवर्ट्स विल नॉट बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मे बी सिटिंग ऑन द साइड, maybe sitting in the front, लेकिन won't be asking a lot of questions unless and until there's a dire need. जो extroverts हैं they think quickly on the spot, जो introvert हैं वो तब respond करेंगे जब उनको ज़रूरत होगी respond करने की, वो फ़ौरन नहीं सोचेंगे, फ़ौरन respond नहीं करेंगे जब तक सोच ना लें। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन डिफरेंस है, एक्सट्रोवर्ट्स नेटवर्किंग ज़्यादा करेंगे, इंट्रोवर्ट्स नेटवर्किंग करने को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो उनको ड्रेन कर देती है। अगर शादी पे जाएंगे किसी पे तो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए मसला नहीं है कि एक अननोन लोगों के टेबल पे जाके बातें शुरू कर दें। इंट्रोवर्ट्स जो होंगे वो जाके किसी ऐसे टेबल पे बैठ जाएंगे जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और उनको किसी से बात ना करनी पड़े, बस वो देखते रहें कि हो क्या रहा है। तो दैट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। उसके अलावा एक्सट्रोवर्ट्स ब्रिंग रिसोर्सेज टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, वो देखते हैं, बात करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स आर मोर लाइक पीपल हु टॉक, इंट्रोवर्ट्स आर मोर लाइक पीपल हु लिसन। डज दैट मेक सेंस ना? हो कि कौन एक्सट्रोवर्ट है कौन इंट्रोवर्ट है? हु लाइक्स टू टॉक मोर, एक्सप्रेस मोर, हु लाइक्स टू लिसन मोर, वो इंट्रोवर्ट है। जो एक्सप्रेस करता है ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्ट है।
जो नेटवर्क ज़्यादा करता है वो एक्सट्रोवर्ट है, जो नेटवर्क कम करता है वो इंट्रोवर्ट है, जो वीकेंड के ऊपर ज़्यादा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत चाहेगा वो एक्सट्रोवर्ट है, जो घर पे बैठ के रिलैक्स करना चाहेगा जनरली स्पीकिंग इज़ मोर लाइक एन इंट्रोवर्ट। सर आपने ज़्यादा थिंकिंग एक्सट्रोवर्ट में किया, ज़्यादा इंट्रोवर्ट में नहीं, थिंकिंग ज़्यादा स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स नहीं, ये देखें इंट्रोवर्ट जो है टेंड टू थिंक बिफोर एक्टिंग। आप उनको कोई भी चीज़ कह दोगे, बल्कि ये एक थोड़ा सा चैलेंज है विद इंट्रोवर्ट्स, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट। तो वो हर चीज़ में सोचना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक, तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन चैलेंज है। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं दे कैन टेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट। अब वो डिसीजन सही हैं या गलत हैं ये और चीज़ है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो टेंड टू एक्ट बिफोर थिंकिंग। जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो ज़्यादा सोचने में लग जाते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं, आपने अभी इसको ले के चलना है एज पर्सनैलिटी, कि आप ओरिजिनली विदाउट एनी प्रेशर आप कैसे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप ट्रूली कैसे हैं। तो फिर उसकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे एक्सट्रोवर्ट बनने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि सोसाइटी आपके ऊपर प्रेशर डालती है। अभी एंड में एक जो आएगा ना परसीविंग, तो अक्सर परसीविंग वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी प्रेशर डालती है कि वो जजिंग बने, तो वो क्रिएटिविटी फिर ख़त्म हो जाती है। वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी किसी को कन्फ्यूजन है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में तो क्वेश्चन करें, किस किस को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड प्लीज़। सबको? अगर किसी को है कन्फ्यूजन तो बता दें, क्योंकि अगले वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सेंसिंग और इंट्यूशन। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाउ मेनी ऑफ यू फील जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं या इंट्रोवर्ट हैं कि आप दोनों यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ कर पाते हैं, इजीली यूज़ कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए एक्सट्रोवर्ट बनना मुश्किल होता है? सो देयर इज अ लर्निंग प्लान फॉर यू। वहाँ पे आपके लिए एक चीज़ ऐसी है जो कि आप लर्न कर सकते हैं, या डेवलपमेंट प्लान है कि आप लर्न कर सकते हैं। कुछ बुक्स भी हैं जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि इंट्रोवर्ट्स के लिए एक्सट्रोवर्ट। मेरी अपनी पर्सनालिटी अगर देखें तो मेरा 49% 51% इंट्रोवर्ट था। सो आई एम वेरी स्लाइड इंट्रोवर्ट। आई जनरली डोंट लाइक टू, मतलब मैंने भी वाइंड अप करना हो तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स में उनके साथ आई लाइक टू इंटरेक्ट, नॉट जनरली कि कोई भी बंदा आ जाए तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दूँ। आई लाइक टू टॉक बट ऑन टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट मी, नॉट रैंडमली, कि रैंडमली किसी बंदे के साथ आके अगर आप मुझे कह देंगे किसी 10 बंदों से बात करनी है एंड इफ इट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब आई कैन डू दैट, बट विदाउट एनी रीज़न नहीं मैं कर सकता। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड over a period of time, I've acquired over a period of time. So if I have, you can as well. ठीक है? Let's move on. Sensing and intuition. Sensing वाले लोग generally speaking डेटा को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये वाली चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। सेंसिंग वाले लोग डेटा को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, आगे वो स्लाइड आएगी वो वाली। और जो इंट्यूशन वाले लोग हैं वो बिग पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पे कुछ रोल्स में इंट्यूशन कहाँ फिट आती है और सेंसिंग कहाँ फिट आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ग्रो इन योर करियर एंड सेंसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंसिंग वाले जो लोग हैं दे वांट टू नो द फैक्ट्स, दे सीक आउट न्यू आइडियाज़। और जो इंट्यूशन वाले हैं दे वांट टू सीक आउट न्यू आइडियाज़। जो इंट्यूशन वाले लोग हैं उनका फोकस, अब ये ज़रा याद रखें, सेंसिंग इज़ ग्राउंडेड इन प्रेजेंट, इंट्यूशन लुक्स टूवर्ड द फ्यूचर। तो सेंसिंग वाला कहता है जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो, चेंज करने की क्या ज़रूरत है। इंट्यूशन वाला यही कहता है कि जो चीज़ चल रही है, इतनी देर से चल रही है, उसको अब चेंज कर देना चाहिए।
सो इंट्यूशन वाला जो है लुक्स टुवर्ड्स द फ्यूचर, डॉट्स अगर बने हुए हैं तो उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जो सेंसिंग वाला है वो डॉट्स को देखेगा लेकिन वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो डॉट्स को अलग अलग देखेगा। और इंट्यूशन वाला डॉट्स को अलग अलग नहीं देख सकेगा, वो कनेक्ट करके ही देखेगा। कभी रिपोर्ट आपने देखा ना, रिपोर्ट के शुरू में एक समरी होती है, एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी कह लें उसको, और एक रिपोर्ट होती है जिसमें फिर डेटा ही डेटा होता है। तो जो इंट्यूशन वाला बंदा होगा वो कहेगा मैं पहले समरी पढ़ूंगा, और जो सेंसिंग वाला बंदा होगा वो कहेगा कि मुझे डिटेल्स चाहिए। पढ़ेंगे दोनों चीज़ें, लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस होगी। अगर इंट्यूशन वाले बंदे को सिर्फ आप वो दे दें, एब्स्ट्रैक्ट ना दें और सिर्फ डिटेल्स दे दें, उसके लिए वो रिपोर्ट बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसको ओवरऑल एक पिक्चर नज़र नहीं आएगी। ठीक है। और अगर सेंसिंग वाला बंदा जिसको डिटेल्स चाहिए उसको आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट समरी भेज दें और डिटेल्स ना भेजें, तो उसके लिए वो रिपोर्ट बेकार हो जाएगी। यही चीज़ जो मैं कह रहा था कि सेंसिंग वाले लोग स्पेसिफिक्स पे जाते हैं, डिटेल्स, फैक्ट्स, डेटा, स्पेसिफिक्स, और इंट्यूशन वाले लोग बिगर पिक्चर को देखते हैं। सेंसिंग वाले लोग रियलिस्टिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, आज में रहते हैं, कल की इतनी नहीं सोचते। ज़्यादातर ये लोग एडमिन, ऑपरेशंस बहुत अच्छा रन करते हैं, क्योंकि ये आज की बात होती है। और इंट्यूशन वाले जो लोग हैं, ये इमेजिनेटिव अप्रोच होती है, ये लीडरशिप रोल्स में अच्छे हो सकते हैं, बट कई दफ़ा ये जो रियलिटी होती है आज की, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हर साइड की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस साथ साथ चलती हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि आज के ऊपर फोकस करेंगे, फोकस ऑन व्हाट्स प्रेजेंट हेयर टुडे, व्हाट्स द फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। और जो इंट्यूशन वाले लोग हैं वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। ठीक है। जो सेंसिंग वाले लोग हैं, दे मेक श्योर दैट द थिंग्स वर्क इन प्रैक्टिस, और इंट्यूशन वाले जो लोग हैं वो थ्योरीज लेके आते हैं पास। तो कई दफ़ा थ्योरीज बहुत वाइल्ड होती हैं, कई कामयाब भी हो जाती हैं। और जब इंट्यूशन, और अच्छी बात ये होती है कि आप इंट्यूशन और सेंसिंग वालों की टीम को इकट्ठा करें ताकि ये एक दूसरे को चैलेंज करें। अगर आप एक टीम बना दें जिसमें सिर्फ इंट्यूशन वाले हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर एक टीम बना दें जिसमें सिर्फ सेंसिंग वाले हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टर्म सुनिए ना, डेविल्स एडवोकेट, यानी कि जो आपसे सवाल करता है कि ये कैसे होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये दोनों डेविल्स एडवोकेट हैं। So they'll play a role of devil's advocate. So this is the difference between sensing and intuition. A picture to explain. Sensing वाला जो है वो इस डेटा को देखेगा तो वो इनको इंडिविजुअली देखेगा। जो इंट्यूशन वाला है वो उस डेटा को कनेक्ट करके देखेगा, वो सेपरेटली देख ही नहीं सकता। So this is the difference between sensing and intuition. I'll go back to the last slide ताकि आप इसको 1 मिनट के लिए देखें। And based on my experience of having run hundreds of sessions like these and thousands of assessments, it can be confusing, sensing and intuition. तो आप देखें कि आर यू अ पर्सन हु स्टेज मोर इन प्रेजेंट, हेयर एंड टुडे, लुक्स एट फैक्ट्स एंड डिटेल्स, और आर यू अ पर्सन हु लुक्स एट ओवरऑल पिक्चर, बिगर पिक्चर, लुक्स इन द फ्यूचर, एंटिसिपेट्स फ्यूचर, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल हैं, किस तरह की आपकी अप्रोच है। एंड देन वी कैन डिसाइड कि आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे। सेंसिंग, एस फॉर सेंसिंग, एन फॉर इंट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो जो सेंसिंग वाला है वो सिर्फ कहेगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है और 2 मुल्कों की जंग हो रही है। जो
इंट्यूशन वाला है वो कहेगा नहीं ये उनकी वॉर नहीं हो रही, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर नेटो भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर और बड़े सारे इश्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसके अंदर शायद वो पाकिस्तान को भी डाल देंगे, और जो कि पाकिस्तान पे इम्पैक्ट तो हो रहा है किसी ना किसी तरह से, और वो फिर इसको ओवरऑल पिक्चर में कनेक्ट करके देखेंगे। अब जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तो वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है। लेकिन अगर एक आम बंदा वो कहेगा कुछ भी नहीं, एक मुल्क का इलेक्शन हुआ है, सेंसिंग वाला ये कहेगा। समझ गए बात? ठीक है, सेंसिंग इंट्यूशन क्लियर है सबको? एवरीवन श्योर? अगर किसी को नहीं भी क्लियर तो आगे जाके हम दोबारा भी वापस आ सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा, ये हम छोटी सी एक्टिविटी करते होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जब हमारे पास टाइम होता है तो हम सेंसिंग और इंट्यूशन वाले को कहते हैं कि व्हाट डू यू सी हेयर। तो जो सेंसिंग वाले हैं वो जनरली ये कहते हैं कि जी इट्स सर्कल, इट्स अ टायर। इंट्यूशन वाले कहते हैं जी दिस इज़ अ व्हील ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ। और वो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं उनके। मतलब सेंसिंग वाले एक ही चीज़ को और तरह से देखते हैं, इंट्यूशन वाले एक ही चीज़ को और तरह से देखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं थिंकिंग और फीलिंग, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मुश्किल वाला जो पार्ट था वो हमने सेंसिंग इंट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थिंकिंग एंड फीलिंग, कि आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। थिंकिंग इज़ मोर रिलेटेड टू योर माइंड और फीलिंग इज़ मोर रिलेटेड टू योर हार्ट। ये ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है मायर ब्रिग्स कंपनी की। थिंकिंग वाले अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करके देखते हैं, ऑलराइट। और जो फीलिंग वाले हैं वो अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखते हैं, यानी एम्पैथाइज करके देखते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे करता। और जो थिंकिंग वाला है वो कहता नहीं, मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ भी तो मैं अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालूंगा, लॉजिकली इवैल्यूएट करूँगा और फिर बताऊँगा कि मैं इस सिचुएशन में इसको इवैल्यूएट कैसे करूँगा और इस पर अपना व्यू कैसे दूँगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड फीलिंग। आगे बताता हूँ आपको। थिंकिंग इज़ द माइंड एंड फीलिंग इज़ द हार्ट। जनरली क्या होता है कि थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो लॉजिक अप्लाई करते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, फीडबैक क्रिटिकल दे सकते हैं। क्रिटिकल फीडबैक का मतलब होता है कि ऑनेस्ट फीडबैक, और कई दफ़ा क्रिटिसाइज़ भी कर जाते हैं। जो फीलिंग वाले लोग होते हैं वो रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और फीडबैक भी देंगे तो पहले पॉजिटिव देंगे, फिर उसके बाद बड़ा घुमा फिरा के नेगेटिव फीडबैक देंगे। मतलब दे वांट टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। ठीक है, लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी। थिंकिंग वाले जो लोग हैं, ये लेफ्ट साइड पे थिंकिंग है, उस साइड पे फीलिंग है, जस्ट सो दैट यू नो। थिंकिंग वाले लोग दे अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग, और फीलिंग वाले दे फोकस ऑन इंडिविजुअल वैल्यूज़। जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो कहते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। वी डोंट केयर कि कौन था, किसने किया, किसी की क्या सिचुएशन थी। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको रेप्रीमांड करना है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्यों की, क्या मजबूरी थी, वी डोंट केयर। और फीलिंग वाले लोग ऐसे नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि रूल्स आर मेड फॉर पीपल। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी रीजनिंग देखनी चाहिए कि क्यों की है। थिंकिंग वाले लोग सीक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, और फीलिंग वाले जो लोग हैं दे सीक हार्मनी। एज आई सेड, ऑन द राइट साइड जो हार्ट वाले हैं वो फीलिंग वाले हैं, लेफ्ट साइड पे थिंकिंग वाले हैं। थिंकिंग वाले लोग जो हैं वो इम्पर्सनल क्राइटेरिया यानी कि लॉजिकल क्राइटेरिया देखते हैं। जो फीलिंग वाले लोग हैं दे केयर अबाउट पर्सनल सर्कमस्टांसेस। थिंकिंग वाले लोग फोकस ऑन टास्क्स, और जो फीलिंग वाले लोग हैं दे फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। थिंकिंग वाले लोग जो हैं दे प्रोवाइड क्रिटिकल एनालिसिस,
और फीलिंग वाले जो लोग हैं दे आर फोकस्ड मोर ऑन प्रेज। अब दोनों का फ़ायदा नुकसान क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। थिंकिंग वाले लोग का क्या फ़ायदा होता है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ तो आपको एक ओपन एनालिसिस मिल जाएगा कि आपकी कहाँ पे कोई गलती है और आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। बट दे कैन बी कोल्ड, दे कैन बी ब्लंट, दे कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। अब फीलिंग वाले लोग जो हैं वो ये कि इफ़ समबडी इज़ ऑलरेडी वेरी डाउन, इफ़ समबडी हैज़ फेल्ड एन एग्ज़ाम, तो उसको फिर फीलिंग वाली अप्रोच ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको फिर क्रिटिकल नहीं होंगे, ख्याल रखेंगे आपके इमोशंस का, सेंसिटिव होंगे, लेकिन वो आपको क्रिटिकल फीडबैक शायद ना दे पाए। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आई थिंक ऑलवेज देयर शुड बी अ मिक्स एंड मैच दोनों चीज़ों का। और क्रिटिकल फीडबैक के बारे में तो हमेशा कहा गया सैंडविच अप्रोच होनी चाहिए। स्टार्ट विद द पॉजिटिव फीडबैक, देन क्रिटिकल वन यानी एक नेगेटिव, फिर एंड विद द पॉजिटिव वन। और नेगेटिव के बारे में तो कहा गया कि नेवर डू इट इन पब्लिक, इट शुड ऑलवेज बी डन इन प्राइवेट।